हम दुखी सुखी जैसे हों, पर काम आ सकें कुछ स्वदेश के प्रभु हम ऐसे हों। कुछ ऐसे ही विचार थे पराधीन भारत में निवास करने वाले उन वीर सेनानियों के, जिन्होंने आज हमें खुली सांसें लेने का अधिकार दिलाया। हमारा आज का नमन ऐसे ही एक क्रांतिकारी रोशनलाल गुप्त करुणेश पर आधारित है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पराधीन भारत को स्वाधीन कराने में व्यतीत किया। चौसठ वर्ष पूर्व की वो धमाकेदार रात केवल ऐतिहासिक ही नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उजियारी रात भी थी, क्योंकि उस रात को पूरा आगरा रोशनी से जगमगा रहा था। कारण था आगरा की ऐतिहासिक राम बारात, जो उस रात को आगरा भ्रमण कर रही थी। स्थान बेलनगंज की बरौलिया बिल्डिंग, जहां उस समय के राय बहादुर धन्ना सेठ बड़ी बेसब्री से तत्कालीन जिला कलेक्टर हार्डी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। व्यग्र केवल वे ही लोग नहीं थे, बल्कि 20 वर्ष का एक लंबा हष्ट-पुष्ट एक युवा भी था, जो बेचैनी से उस जगह चहलकदमी कर रहा था जहां आज का तांगा स्टैंड बना हुआ है। मजबूत इरादे व मन में क्रांतिकारी भावना लिए इस युवक की निगाहें रह रहकर रेलवे पुल पर जाकर व तत्कालीन जिला कलेक्टर हार्डी के स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर जाकर टिक जाती थी, जहाँ उसके दो मित्र रामप्रसाद भारतीय व वासुदेव गुप्ता छिपे हुए थे। 27 सितंबर 1940 की रात इन तीनों मित्रों के लिए कुछ कर गुजरने की रात भी थी, जो अब स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का एक अंग बन चुकी है। कुछ ही समय में इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जहां इस युवा के लिए इस अवसर का इंतजार खत्म हुआ, जिसकी कल्पना वो महीनों से कर रहा था, वहीं जिला कलेक्टर आगरा की ऐतिहासिक राम बारात को देखने की आरज़ू भी पूरी हुई। राम बारात की झांकियां एक एक करके बेलनगंज से गुजरने लगी। जैसे ही राम बारात का आखिरी छोर भगवान श्री राम का हाथी उस स्थान से गुजरा, तभी उन तीनों युवाओं की आंखें दो चार हुई और वैसे ही दो बम के धमाकों से बेलनगंज हथिया उठा और उस सल्तनत का प्रतीक चिन्ह हार्डी दुम दबाकर कुर्सी के नीचे छिप गया, जिसका दावा था कि अंग्रेजों की सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं छिपता। एकाएक अफरा तफरी मची और उन तीनों युवाओं के कंठ से इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय जयकार के नारे गुंजायमान हो गए। जैसे ही बम के धमाकों से उठी गर्द शांत हुई, वैसे ही दो युवा वहां से नदारद हो गए। वह तीसरा, जिसने मंच के नीचे से इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ा था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। योजना के शिल्पकार आगरा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वर्गीय रोशनलाल जी गुप्त करुणेश अपने मिशन का आकलन करने के लिए भूमिगत हो चुके थे। उद्देश्य अंग्रेज कलेक्टर को जान से मारना नहीं था, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के प्रतिशोध में क्रांतिकारियों की भावना की धमक से परिचित करा भयभीत करना था। स्वर्गीय रोशनलाल जी गुप्त करुणेश का ओज केवल धमाकों तक ही सीमित नहीं था, पर धमक साप्ताहिक पत्र आशा में भी दिखाई देती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की अलग को बनाए हुए। बुलंदशहर में गंगा के तटवर्ती गांव पिलखना में स्वर्गीय झम्मनलाल गुप्त व स्वर्गीय भागीरथी देवी के एकमात्र पुत्र रोशनलाल के जीवन का संग्राम तो 5 वर्ष की अवस्था से ही शुरू हो गया। इस अल्पायु में अपने पिता की छत्रछाया हट जाने से वे अपनी मातेश्वरी के साथ आगरा आ गए और यहीं से उनके मन मस्तिष्क में बीजारोपण हो गया राष्ट्रभक्ति का। कांग्रेस के ही एक अनुसांगिक संगठन बाल भारत सभा में वे शामिल हो गए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेने लगे। उन्होंने सन 1930-31 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन व नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान उन्हें 1 व 2 माह की सजा भी भोगनी पड़ी। उस समय उनकी उम्र मात्र 9-10 वर्ष की थी। करुणेश जी प्रारंभ से ही साहित्यिक रुचि रखते थे। कांग्रेस नेता पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल के सानिध्य में आकर उन्होंने लेखन कार्य किया। सैनिक और दिल्ली से प्रकाशित अर्जुन साप्ताहिक में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। लेख, कहानी हो या कविता, सभी का विषय रहता था राष्ट्रभक्ति। मिडिल तक उर्दू व हिंदी से शिक्षा प्राप्त कर रोशनलाल जी ने हिंदी भाषा व क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया। 1931 व 1932 में उन्हें 1-2 महीने के लिए जेल भी हुई। अनेक बार पुलिस ने हवालातों में 1 या 2 दिन रखकर उन्हें प्रताड़नाएं भी दी, पर करुणेश को चैन कहाँ था। भारत को स्वाधीन करने का ज्वार जो था उनके मन में।
वर्तमान में करुणेश जी के परिवार में उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती रामलता गुप्त एवं 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। श्री चंद्रशेखर गुप्त, श्री सर्वज्ञ शेखर गुप्त, श्री संजय गुप्ता, श्री आदर्श नंदन गुप्त, 5वें पुत्र श्री शरद गुप्त हैं। सन 1930-31 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के द्वितीय चरण की घोषणा के साथ देश भर में आरंभ हुए आंदोलनों में गांधी की आंधी से आगरा में भी रोशनलाल गुप्त करुणेश अपनी 9-10 वर्ष की आयु से प्रभावित हुए। कांग्रेस के ही एक अंग बाल भारत सभा में आपने कार्य शुरू किया। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, शराबबंदी व नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में आप अपनी अल्पायु होते हुए भी बड़ों का साथ देते थे। 1935 से ही करुणेश जी ने अपने विचारों को आलेखों व कविताओं के रूप में लिखना आरंभ किया। पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल के आप प्रिय बनकर उनके सैनिक पत्र में अपनी रचनाएं देते रहे। दिल्ली के पत्र अर्जुन में आपकी रचनाओं को जब स्थान मिला तो आपका उत्साहवर्धन स्वाभाविक था। उन्हीं दिनों आपने आयुर्वेद का भी अध्ययन शुरू किया। 1938 में आपने आशा नामक पत्र का संपादन किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में अपने विचारों को मुखर करना था। उधम सिंह आजाद द्वारा लंदन में ओ डायर की हत्या का समाचार सनसनीखेज रूप से प्रकाशित करने पर अंग्रेज कलेक्टर हार्डी ने करुणेश जी को समाचार सूत्र बताने के लिए असहनीय पीड़ाएं पहुंचाईं। आशा के जब्त होने से पूर्व 1939 में वीर सावरकर के आगरा पधारने पर आपने उनसे साक्षात्कार लिया और उसे आशा में प्रकाशित किया। 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ब्रज की यात्रा के उन दिनों आप उनके साथ रहे। यूं भी सुभाष चंद्र बोस को करुणेश जी अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। श्री करुणेश जी ने श्री वासुदेव गुप्त व श्री राम प्रसाद भारती के साथ त्रिकंटक दल की स्थापना कर 27 सितंबर 1940 को कलेक्टर हार्डी पर बम विस्फोट की योजना का क्रियान्वयन किया और भूमिगत हो गए। हार्डी बमकांड केस गवर्नर द्वारा वापस लेने पर आप 1942 में अज्ञातवास से लौटे और उषा पत्रिका के संपादन का विचार किया। एक ही अंक प्रकाशित हुआ था कि पुलिस ने 9 अप्रैल को फिर से पकड़ लिया। इससे पहले एक बम परीक्षण में बम की गैसों से आंखों के पर्दे आपके प्रभावित हुए और धीरे धीरे दृष्टि क्षीण हो गई। करुणेश जी को हवालातों में रखकर पुलिस हार्डी बमकांड की पूछताछ करती रही। कोई भेद न बताने पर 9 अगस्त 1942 को धारा 129 व 26/27 में दंडित करके केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। फिर आपने पंडित महावीर त्यागी के सानिध्य में रचनात्मक कार्य किए। फरवरी 1943 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए अनशन के समर्थन में जेल में 1 सप्ताह अनशन किया। बाद में आपको फतेहगढ़ क्रांतिकारी कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया। 1943 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कश्मीर के प्रवेश पर संगीनों से रोक लगी तो आप कश्मीर गए। वहां बिना एक क्षण रुके ही रियासत छोड़ने का आदेश मिला। सितंबर 1946 में आपने हरिजन बस्ती में गांधी जी का सानिध्य प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद आपने देश भर के क्रांतिकारियों व स्वाधीनता सेनानियों को प्रकाश में लाना शुरू किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में लेख, कविताएं लिखते रहे। वर्तमान हालातों में करुणेश जी के कवि मन को भी प्रभावित किया। 1948 की 30 सितंबर को राष्ट्रपिता बापू के बलिदान के बाद गांधी संवत्सर चलाने का देशव्यापी अभियान इन्होंने छेड़ा। 1949 में कांग्रेसी गुटबंदी से दुखी होकर 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक मोतीलाल नेहरू स्मारक भवन के बाहर अनशन किया। इसी वर्ष आपने संतान सूर्योदय पुस्तक लिखी, जो गृहिणियों द्वारा पसंद नहीं की गई। वरन आयुर्वेद चिकित्सा जगत में आपने विशेष रूप से सराहनीय कार्य किया। 1950 में एक धार्मिक पुस्तक उर्मिला के 14 वर्ष लिखी, जिसे धर्मपरायण लोगों ने एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता दी। 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आप प्रतीकात्मक प्रत्याशी के रूप में देश भर के समाचार पत्रों का विषय बन गए। उनके क्रांतिकारी प्रभाव ने हमारे सुखद, सुंदर तथा समृद्ध समाज का स्वप्न आंख खोलते ही वास्तविक कर दिया। करुणेश जी तथा करुणेश जी जैसे भूले भटके साथियों को याद करते रहेंगे, जो हमारी लड़ी से टूट चुके हैं, जो चले गए हैं हमसे दूर,
जो दे गए हैं हमें तोहफे में स्वतंत्र भारत में खुली सांसें लेने का अधिकार। ऐसे स्वतंत्रता संग्रामियों को, स्वाधीनता सेनानियों को हम शत शत नमन करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कुछ ऐसे ही भाव थे रोशनलाल जी गुप्त करुणेश के, जिन पर हमारा आज का ये नमन आधारित था। हमें पूरी आशा है कि आपके और हमारे इस नमन के माध्यम से रोशनलाल जी का व्यक्तित्व आप सभी के लिए प्रेरणामयी रहा होगा। नमस्कार।